गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एडुसेट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं मिमी गोयल, पीजीटी मैथमेटिक्स, आज आपके लिए लेकर आई हूँ 11th स्टैंडर्ड की लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, उसका हमने ग्राफिकली देखा कि लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यह भी सीखा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था। लेकिन अब क्या है कि जब हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म आती है तो किसी फंक्शन की लिमिट को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो एक अनडिफाइंड टर्म बन जाती है। तो अनडिफाइंड टर्म को हमने सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड से। जब भी किसी फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर 0 बाय 0 फॉर्म आती है तो उसको इवेलुएट करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं, जिनमें फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड मेथड है रैशनलाइजेशन मेथड, और इनके अलावा एक ऐसा मेथड है जब हमारे पास x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x माइनस a फॉर्म आती है। तो ऐसे फॉर्म के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और इन सभी मेथड्स को हम कैसे और कब अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। 0 बाय 0 फॉर्म की सिचुएशन में हमारा फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हमने कब और क्यों अप्लाई करना है, तो चलिए देखते हैं। अब हमारा जो फंक्शन है इसको हमने सॉल्व करना है x की वैल्यू 2 के लिए। तो अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, 0 बाय 0 फॉर्म, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 माइनस 4 भी 0 होगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो भी हमारा 0 आ रहा है। तो यानी कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अब हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर जो हमारा बनेगा वो 0 बाय 0 होगा एंड दैट इज़ अनडिफाइंड टर्म। हमने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना जब हमारे पास डिनोमिनेटर 0 आई। तो इसीलिए जब हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म बनती है तो अब हमारे पास x टेंड्स टू 2, यानी कि x माइनस 2 जो है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक कॉमन फैक्टर होगा, जिसको हम कॉमनली लेकर कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारी 0 बाय 0 फॉर्म है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है अगर उसको आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारी वो फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स होते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये जो हमारा x माइनस 2 है दैट इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विच इज़ गिविंग 0 बाय 0 फॉर्म। तो इस कॉमन फैक्टर को हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल बचती है x प्लस 2। तो इस x प्लस 2 में x की वैल्यू जो 2 है इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने पर हमारा जो ये फंक्शन है या इसकी वैल्यू जो आ रही है वो एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, अनडिफाइंड नहीं आ रहा। तो यहाँ हम फैक्टराइजेशन मेथड इसीलिए अप्लाई किया क्योंकि हमारे पास क्या बन रही थी, 0 बाय 0 फॉर्म, यानी कि x टेंड्स टू 2 से हमारे पास जो फैक्टर निकलता है x माइनस 2, ये न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का एक कॉमन फैक्टर है। तो हमें न्यूमरेटर के फैक्टर्स बनाने होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स हम बना सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो x माइनस 2 है इसके साथ जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो हमारे ये दो फैक्टर्स बन जाते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2। कई स्टूडेंट्स को फैक्टराइज करना नहीं आता, या उनको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि, या फिर उनको ये लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है।
तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा मेथड भी है जो इजी भी है और उसमें कहीं भी फैक्टराइज करना नहीं पड़ता। तो वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखते हैं उसको भी हमने कैसे अप्लाई करना है। हाँ जी, इसी फंक्शन की जो लिमिट है x टेंड्स टू 2 के लिए हमने सॉल्व करना है एक डिफरेंट मेथड से, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग है और सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग है। जब हमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना ना आए या फिर फैक्टर्स बनाना ना आए तो हम ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या है, हमारे पास लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 2। तो यहाँ हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 + h के साथ, और लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 2 है और x की वैल्यू क्या है 2 + h। तो ये वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि जो h है उसकी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। अब x की वैल्यू 2 + h इस लिमिट के अंदर हम फंक्शन के अंदर रिप्लेस करेंगे। लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी h टेंड टू 0 में, और x स्क्वायर का मतलब 2 + h का स्क्वायर -4 डिवाइड बाई, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है x - 2, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे विद 2 + h। अब डिनोमिनेटर में ये 2 और ये 2 सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है 2 + h स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो ये फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास टर्म्स आती हैं 4 + h + 4h, सॉरी h स्क्वायर आएगा -4 डिवाइड बाय h। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं हमारे पास 2 टर्म्स आ जाती हैं h² + 4h। तो यहाँ से हम h कॉमन ले रहे हैं, तो न्यूमरेटर में 2 फैक्टर्स बन जाएंगे h × h + 4। डिवीज़न में भी हमारे पास h है, तो ये h और ये h कैंसिल हो जाएंगे। अब h की वैल्यू हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 0, तो 0 + 4 आंसर इज़ 4। तो जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया तब भी हमारा आंसर 4 आया था, और जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया तब भी हमारा आंसर सेम आया। तो देखिए कोई भी आप मेथड अप्लाई करें आंसर हमारा सेम ही आएगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इजी है। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जब हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को फैक्टराइज नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास 0/0 फॉर्म तो होती है लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे, देखिए तब कई बार ये होता है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हमें नजर आता है अंडर रूट की फॉर्म, यानी कि इरेशनल फंक्शंस होते हैं, तब हम अप्लाई करते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। तो इसको हमने कैसे अप्लाई करना है देखते हैं। रैशनलाइजेशन मेथड कब अप्लाई करना है, जब फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई ना हो तब हम देखते हैं कि क्या इसके ऊपर रैशनलाइजेशन मेथड लगाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब इस क्वेश्चन के अंदर हम x की वैल्यू 1 को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है 1 + 1 इन अंडर रूट -√2 डिवाइड बाय 1 - 1। तो ये हमें देता है 0/0 फॉर्म, यानी कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में हम फैक्टर बनाकर भी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में है। तो जब भी अंडर रूट फॉर्म आती है तब हम अप्लाई करते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइजेशन के बारे में हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा। कैसे किया जाता है, जब हमारे पास कोई
एक फैक्टर a प्लस बी या फिर a माइनस बी की फॉर्म में हो, तब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर तो ये फैक्टर है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी डिवाइड बाय a माइनस बी, और अगर ये इस टाइप का हमारे पास कोई फैक्टर है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी डिवाइड बाय a प्लस बी। तो ये है रैशनलाइजेशन प्रोसीजर। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास अंडर रूट फॉर्म है, x प्लस 1 के ऊपर अंडर रूट है माइनस रूट 2 डिवाइड बाय x माइनस 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 इन अंडर रूट प्लस रूट 2, क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है क्वेश्चन के अंदर वो हमारा a माइनस बी की फॉर्म में है, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है a प्लस बी डिवाइड बाय a प्लस बी, ताकि ये हमारे पास फॉर्म आ सके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी। तो जब हम न्यूमरेटर में टर्म्स को देखते हैं तो हमारे पास एक फैक्टर है a माइनस बी, दूसरा फैक्टर है a प्लस बी, जिसमें a की वैल्यू क्या है x प्लस 1 इन अंडर रूट और b की वैल्यू क्या है रूट 2। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब जो हमारा अंडर रूट है और उसके ऊपर स्क्वायर है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, अंडर रूट और स्क्वायर्स। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाता है x प्लस 1 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू सॉल्व होकर आएगी x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक फैक्टर है x माइनस 1। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ये जो फैक्टर्स हैं कैंसिल हो जाएंगे। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 को जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 का अंडर रूट प्लस रूट 2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 बाय 2 अंडर रूट 2। अब आगे चाहे आप इसको रैशनलाइज करें या ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। देखिए इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें x प्लस 1 के ऊपर भी अंडर रूट है, 2 के ऊपर भी अंडर रूट है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म भी बन रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं रैशनलाइजेशन मेथड से, जिसमें हमने ये अलग अलग केसेस देखे कि अगर तो a प्लस बी है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी डिवाइड बाय a माइनस बी, और अगर हमारा फैक्टर है a माइनस बी की फॉर्म में तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी डिवाइड बाय a प्लस बी। तो इस तरह से रैशनलाइजेशन मेथड को अप्लाई किया जाता है। अब हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो इन सभी मेथड से अलग है, मतलब कि ना तो हम रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई कर सके, ना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सके, और ना हम फैक्टराइज कर सके। तो ऐसा कौन सा मेथड है, यानी कि जब हमारे पास ऐसी फॉर्म आती है लिमिट x टेंड्स टू a फॉर x रेज़ टू पावर m माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, तो इस फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये मेथड बिल्कुल अलग है, ना तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ना ही ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ना ही ये रैशनलाइजेशन मेथड है। जब भी हमारा फंक्शन ऐसे फॉर्म में होगा x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, और लिमिट क्या होगी x टेंड्स टू a, तो ऐसे फॉर्म में हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। हमने सिर्फ a की पावर n की तरफ फोकस करना है, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो कैसे लिखा जाता है,
n पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है और a की जो पावर है वो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस रिज़ल्ट को हम क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लेते हैं हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 2 x³ -8 डिवाइड बाय x -2। तो कई बार तो हमारे पास जो ऐसी फॉर्म है उसके अंदर फैक्टर्स भी पॉसिबल होते हैं बनाने, लेकिन कई बार जो पावर्स हैं, जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है, लेकिन अगर ये पावर्स हमारे पास फ्रैक्शनल हो 1/3 हो तो उसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पर एक पावर ऐसी ली है जो इसको आप फैक्टर मेथड से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब जो 8 है इसको लिखा जा सकता है 2⁻3। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 है और यहाँ पर भी हमारे पास a की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 है। तो जब इस रिज़ल्ट को हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर तो हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा, 2 इंटू पावर जो है हमारी मल्टीप्लाई में आ जाएगी आगे, और जो a है यानी कि 2 है इसकी एक पावर कम हो जाएगी। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 2² एंड दैट इज़ 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने काफ़ी इजी हैं, लेकिन हमें ये रिज़ल्ट जो है वो याद रखना होगा। लेकिन ये रिज़ल्ट आया कहाँ से, इसको भी हम देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या है। हाँ जी, ऐसी फॉर्म में लिमिट को सॉल्व करने के लिए जब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो ये हमें देता है 0/0 फॉर्म। तो ऐसी फॉर्म में हमें ये इमीडिएट पता चल जाता है कि जो x - a है ये न्यूमरेटर का भी एक फैक्टर होगा और डिनोमिनेटर का भी एक फैक्टर होगा। तो यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है x की पावर n माइनस a की पावर n, इसका एक फैक्टर तो हमारे पास आता है x - a। तो जब लॉन्ग डिवीज़न से हम x की पावर n माइनस a की पावर n को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये दूसरा फैक्टर आ जाता है x⁻n-1 प्लस a इंटू x⁻n-2 प्लस a² x की पावर n-1 n-3 प्लस इसी तरह से हमारे पास लास्ट टर्म आ जाती है a⁻n-1। तो ये जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू ये जब हम लिमिट के अंदर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है x - a इंटू में ये पूरा जो हमारा फैक्टर होगा डिवीज़न में हमारे पास x - a है, तो ये कॉमन फैक्टर x - a कैंसिल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो a है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की पावर n-1 प्लस a इंटू a की पावर n-2। इसी तरह थर्ड टर्म आएगी a² इंटू a⁻n-3 अप टिल लास्ट टर्म है n-1। तो ये टर्म्स हमारी जो हैं सॉल्व होकर क्या बन जाती हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल होता है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स जो वो ऐड हो जाती हैं। पावर्स ऐड होने के बाद हर टर्म में हमारे पास a की पावर n-1 आएंगी। अब ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, ये हमारे पास है n टर्म्स, तो इसीलिए इनकी जो एडिशन आएगी वो आएगी n इंटू a⁻n-1। तो इस तरह से जो ये हमारी लिमिट है x टेंस टू a फॉर द फंक्शन x⁻n-a⁻n डिवाइड बाय x - a, तो उसका ये जो रिज़ल्ट है n इंटू
a⁻n−1 इस तरह से सॉल्व होकर आ रहा है। तो इस रिज़ल्ट को हम अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करें। इस मेथड से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल हम और ले लेते हैं ताकि ये मेथड आपको अच्छी तरह से अप्लाई करना आ सके। तो अब मैं ले रही हूँ लिमिट z⁻1 z⁻1/3 -1 और डिनोमिनेटर में है z⁻1/6 -1। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा न्यूमिनेटर है या डिनोमिनेटर है, इसमें जब हम z की वैल्यू 1 रिप्लेस करते हैं तो ये हमारी फॉर्म बन जाती है 0/0 फॉर्म। तो इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो सॉल्व नहीं कर सकते और इनके फैक्टर्स भी नहीं हम बना सकते, क्योंकि जो हमारी z की पावर्स हैं वो 1/3 है या फिर 1/6 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा इस मेथड से, लेकिन अभी भी हमारे पास जो न्यूमिनेटर है या फिर डिनोमिनेटर है, इनके डिनोमिनेटर्स में हमारे पास ये फॉर्म नहीं है x - a, यानी कि हमारे पास इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था, z-1। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करते हैं z-1 के साथ। अब हम लिमिट को सेपरेट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डिवीज़न का अलजेब्रा है। डिवीज़न का अलजेब्रा क्या कहता है कि अगर हमारे पास लिमिट है f(x)/gx के लिए, तो हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। f(x) की लिमिट अलग से ले सकते हैं और gx की लिमिट अलग ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 को पावर की फॉर्म दे रही हूँ, तो क्योंकि z की पावर 1/3 है तो 1 की पावर भी हम ले लेते हैं 1/3। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, z-1। अब पूरे डिनोमिनेटर में हमारे पास लिमिट हमने सेपरेटली ले ली। z की पावर 1/6 है तो यहाँ पर 1 की पावर भी मैं 1/6 ले रही हूँ और इसके डिनोमिनेटर में है z-1। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a क्या है, a हमारे पास जो ये न्यूमिनेटर में है इसमें a की वैल्यू है 1 और n हमारे पास क्या है 1/3। तो जो ये हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है इक्वल टू n इंटू a⁻n-1। अगर हमारी लिमिट है x∈a फॉर x⁻n माइनस a⁻n डिवाइड बाय x माइनस a, तो इसकी वैल्यू क्या होती है n इंटू a⁻n-1। अब पावर क्या है 1/3, तो a क्या है 1, इसकी एक पावर हम कम कर देंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो पावर है 1/6 है, तो 1/6 में से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं क्योंकि 1 की कितनी भी पावर लें वो 1 ही आएगी। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है 1/3 इंटू 6 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने x⁻n माइनस a⁻n डिवाइड बाय x माइनस a ये फॉर्म बनाकर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। हाँ जी, आज के लेक्चर में आपने देखा कि किसी भी लिमिट को हमने कैसे सॉल्व करना है। किसी फंक्शन की लिमिट के कई मेथड्स हैं, तो अलग अलग मेथड्स के अंदर हमने फंक्शन की लिमिट को आज हमने सॉल्व करना सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब बिना किसी हेल्प के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके बाद भी और काफी कुछ है सीखने के लिए, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो लिमिट है उसको हमने कैसे इवेलुएट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।